Hello everyone. So this is going to be yet another video session on previous year questions of CSIR NET. आज हम लोग फिर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेंगे और आज हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे जो आपको जून 24 में पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे रीसेंट एग्जाम जो आपका हुआ था जून 24 का, उसके कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यू मस्ट नो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है कितना इम्पोर्टेंट यूनिट है आप सबके लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो पार्ट बी में और पार्ट सी में यू कैन फाइंड मेनी क्वेश्चंस। पार्ट बी में भी आपको 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और 4 to 5 क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट सी में भी पूछे जाते हैं। तो 25 to 30 समवेयर आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में दे आर स्टोर्ड। ठीक है, तो प्रिपेयर डेवलपमेंटल बायोलॉजी वेल। और चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं जून 24 के, और यहाँ मैंने उन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली लिया है जहाँ जो प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक्स पे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को लिया है। ठीक है, चलिए तो हियर वी हैव द क्वेश्चन। ये जून 24 का क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉर्टिकल रिएक्शन इन सी अर्चिन्स इज करेक्ट। ठीक है, तो कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? फर्टिलाइजेशन में। तो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन को तो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। आई हैव uploaded everything about the fertilization in sea urchin, fertilization in mammals, polyspermy, everything। तो फर्टिलाइजेशन पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चंस फर्टिलाइजेशन पे आप लोगों को पूछे गए हैं। तो दो तरीके की जो रिएक्शंस हैं उस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक है आपकी कॉर्टिकल रिएक्शन और दूसरी है एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, ये सारी चीज हमने फर्टिलाइजेशन के वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। तो इसको आप लोग फर्टिलाइजेशन को तो अच्छे से रिवाइज करके जाइए। कॉर्टिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा है आपको, और एक क्वेश्चन आई थिंक एक्रोजोमल रिएक्शन पे भी पूछा है। दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन फर्टिलाइजेशन पे आया है, एक शिफ्ट में कॉर्टिकल रिएक्शन पे और दूसरे शिफ्ट में एक्रोजोमल रिएक्शन पे। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इफ दे आर गिविंग द क्वेश्चन इन बोथ द शिफ्ट्स फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए तो व्हाट इज द क्वेश्चन वी हैव ओवर हियर? Which one of the following statements about cortical reaction in sea urchins is correct? तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सी अर्चिन और मैमल्स दो में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सीएसआईआर इन दो में ही आपको पूछता है फर्टिलाइजेशन सी अर्चिन्स में कैसा होता है, मैमल्स में कैसा होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, तो सी अर्चिन है क्या? बेसिकली बिलोंग्स टू इकाइनोडर्मेटा, एक इकाइनोडर्म है। तो चलिए देखते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। आप लोगों को याद होगा कि कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो होता क्या है। ये जो रिएक्शन है कब होती है? हैपन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये रिएक्शन होती है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग। एग और स्पर्म का जब फ्यूजन हो जाता है तो उसके बाद ये कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। और ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्या इंश्योर करती है? प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, यानी कि वन sperm has already fertilized this egg। तो अब ये इंश्योर करना कि there should not be more than one sperm that should interact with an already fertilized egg। अगर ये egg already fertilized हो गया है with one sperm, तो वो एक से ज्यादा sperm जो है should not enter this egg, into this egg। ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए कॉर्टिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। एक तरीके से स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, कॉर्टिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा है।
तो दो तरीके की पॉलीस्पर्मी को हमने फर्टिलाइजेशन में डिस्कस किया था, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो सी अर्चिन्स के केस में फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी भी होती है और स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी भी होती है, लेकिन मैमल्स के केस में क्या होता है, ओनली देयर इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इन केस ऑफ मैमल्स। चलिए तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द एग इनिशिएट्स डेवलपमेंट। सेकंड इज द एक्सोसाइटोस्ट cortical granules during the egg maturation contain the components of the zona pellucida. Third is the depolarization of the plasma membrane after sperm entry helps to block polyspermy. And fourth is the release of cortical granules after sperm entry converts the vitelline membrane into the fertilization membrane which blocks polyspermy. तो हमने फर्टिलाइजेशन के जितने भी वीडियो लेक्चर डिस्कस किए हैं उसमें वी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट द स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द एग एंड एवरीथिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन वी डिस्कस्ड। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने देखा था कि यहाँ पर अगर सी अर्चिन एग की बात करें तो कैसा होता है स्ट्रक्चर, देयर आर इस तरीके से 3 लेयर्स थी। ठीक है, सबसे बाहर क्या होता है एग जेली, या इसको हम और क्या कहते हैं जेली कोट। फिर उसके अंदर वाली जो लेयर है उसको क्या कहते हैं हम, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। और सबसे इनर जो होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एग, सी अर्चिन के एग का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब होता क्या है कॉर्टिकल रिएक्शन में, तो क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बट आपके कॉन्सेप्ट थोड़े ब्रशअप हो जाए, आई विल ट्राई टू डू दैट। ओके, तो आप लोग जब क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यू कैन रिकॉल, उसको रिकॉल करें एक तरीके से, वो क्या हो जाएगा, आपका रिविजन होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप पेज ओपन करें एंड लाइन बाय लाइन आप पढ़िए अपने नोट्स को। जब क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं तो इमीडिएटली आप उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है यू कैन ब्रश दैट अप, यू कैन रिकॉल एवरीथिंग कि कॉर्टिकल रिएक्शन होता क्या है, कब होता है, और इसमें कौन से इस रिएक्शन में क्या चीजें बनती हैं और उनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग के साइटोप्लाज्म में ये क्या है आपका, दिस इज द एग्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एग के साइटोप्लाज्म में डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। स्पर्म तो क्या करता है, इट विल द स्पर्म विल कम एंड ओनली डोनेट द न्यूक्लियस। और अब अगर आपसे पूछे न्यूक्लियस के अलावा और क्या डोनेट कर यहाँ पे ट्रांसफर करता है, तो सेंट्रियोल। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ अ स्पर्म। और उसके बाद डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो एग के साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द इंटरेक्शन ऑफ स्पर्म विद द एग, यहाँ पे क्या होता है कि एग के साइटोप्लाज्म में ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कैल्शियम के रिलीज के बाद, कैल्शियम हमने देखा था कि कहाँ रिलीज होता है, आप लोग उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन इन सी अर्चिन, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है सी अर्चिन में, कॉर्टिकल रिएक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, दीज आर द cortical granules. I'm just writing in short because there is no space over there. CG cortical granules, और इनके अंदर क्या है, डिफरेंट तरीके के एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स हैं जो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं और आगे चल के ब्लास्टोमियर्स को सपोर्ट भी करते हैं जब क्लीवेज नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो कैल्शियम का रिलीज होता है साइटोप्लाज्म में, एग एग की साइटोप्लाज्म में, और उसके उसके रिस्पॉन्स में ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं क्या होता है इनका एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो फ्यूज होंगे एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस रेड कलर पार्ट, फ्यूज होने के बाद अपने कंटेंट्स को कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के अंदर जो भी एंजाइम्स प्रोटीन है उसको यहाँ पर रिलीज करेंगे। और ये स्पेस क्या है, इसको हम कहते हैं पीवी स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस। यानी कि विटेलाइन मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं पीवी स्पेस। वहां पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है अपने कंटेंट, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का एक्सोसाइटोसिस होगा और यहाँ पे ये एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द कंटेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। ठीक है, तो ये रिलीज हो गए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। और कॉर्टिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जैसे ये आपकी एक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके बाहर आपकी क्या होती है, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब यहाँ पर स्पर्म से इंट्रैक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है
ये क्या बन जाएगी, अभी ये क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर्म का यहाँ इंटरेक्शन हुआ, फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये विटेलाइन मेम्ब्रेन अब क्या बन जाएगी आपकी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। किसकी वजह से बनी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, यहाँ पर थे आपके एग के, ये क्या है एग का, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से एक्सोसाइटोसिस हुआ यहाँ पर, एक्सोसाइटोसिस के बाद कंटेंट जो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के यहाँ पीवी स्पेस में, ये क्या है पीवी स्पेस, ठीक है, ये कंटेंट रिलीज हो गए, और ये क्या करते हैं, इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे और भी कई सारी चीजें होती हैं, हमने सब कुछ डिस्कस किया था, आप लोग यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है, जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इंडिविजुअल एंजाइम का क्या रोल होता है उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है और ये हार्ड होती है। इसके बाद यहाँ पे जो भी स्पर्म्स जो है इंटरेक्टेड थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी विटेलाइन मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है, और हमने पढ़ा था कि विटेलाइन मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर बाइंडिंग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं या विटेलाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे विटेलाइन रिसेप्टर्स जो यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है, वो क्या कर दिए जाएंगे, क्लिप ऑफ, ठीक है, और इसको क्लिप ऑफ कर दिया जाएगा ताकि दूसरा कोई स्पर्म जो है अब एग से इंटरेक्ट ना करे, क्योंकि एग क्या है, ऑलरेडी ये फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, दिस इज अ फर्टिलाइज्ड एग, और ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है उसकी और हार्डनिंग होगी और ये क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने से क्या होगा, अब नो अदर स्पर्म कैन इंटरेक्ट विद दिस एग बिकॉज दिस एग इज ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड बाय दिस स्पर्म। तो इस तरीके से पॉलीस्पर्मिंग को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये होता है आपका कॉर्टिकल रिएक्शन। अब यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। पहला क्या है, द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द एग इनिशिएट्स डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड, एक्सोसाइटोस, तो कैल्शियम आयन की एंट्री जो है वो एग में कैसे होती है, वो एंट्री बाहर से होती है, अंदर से ही एंडोप्लाज्मिक एग का ये जैसे साइटोप्लाज्म है, वेट अ मिनट, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ एग, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पर कैल्शियम आयंस का रिलीज होता है और उसके रिस्पॉन्स में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कंटेंट यहाँ पे रिलीज करते हैं पीवी स्पेस में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा, करेक्ट पूछा है आपको। Second is the exocytosed cortical granules during egg maturation contain the components of zona pellucida. तो एक्सोसाइट हमने देखा यहाँ पर, ये क्या हो रही है, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, इसको क्या कहते हो आप, एक्सोसाइटोसिस। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के कंटेंट जो है वो यहाँ रिलीज हो गए। तो एक्सोसाइटोस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ड्यूरिंग एग मैच्योरेशन कंटेन द कंपोनेंट्स ऑफ जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा आप लोग याद करिए कहाँ पे होता है, ये तो मैमल्स में होता है, तो उसके कंटेंट्स यहाँ पर कहाँ से होंगे, ठीक है, और उसका उससे क्या लेना देना है। स्पर्म का तो पहले इंट्रैक्शन हो गया, अगर मैमल्स का भी होता तो, और उसके बाद में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जहाँ वो रिलीज हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड क्या है, द डीपोलराइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आफ्टर स्पर्म एंट्री हेल्प्स टू ब्लॉक द पॉलीस्पर्मी। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट किसके लिए करेक्ट है ये, फास्ट ब्लॉक, वेट अ मिनट, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के लिए करेक्ट है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में क्या होता है, जैसे कि ये एग मेम्ब्रेन है, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड दिस इज द एग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सी अर्चिन्स एग। तो क्या होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में कि सोडियम आयंस का जो है वो एग के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है, ठीक है। कब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के कुछ सेकंड्स के बाद ये सोडियम आयंस जो है वो मूव करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, उसका डीपोलराइजेशन हो जाता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, अब जो कोई दूसरा स्पर्म की एक्चुअल में फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी क्या है कि ऑलरेडी अगर ये एग फर्टिलाइज्ड है तो अब कोई दूसरा स्पर्म शुड नॉट इंटरेक्ट विद दिस एग, ठीक है। तो दिस स्पर्म इज ऑलरेडी इंटरेक्टेड, ट्रांसफर्ड इट्स न्यूक्लियस, तो देयर शुड नॉट बी अनदर स्पर्म इंटरेक्टिंग विद दिस एग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम आयंस का फ्लो हुआ और उसकी वजह से एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज। नाउ इफ अनदर स्पर्म, दूसरा स्पर्म इफ इट ट्राइज टू इंटरेक्ट विद दिस एग, तो क्या होगा, इसमें कुछ वोल्टेज सेंसिटिव कंपोनेंट्स होंगे इस स्पर्म में जो ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि दिस एग इज ऑलरेडी डीपोलराइज, और डीपोलराइज है अगर इसकी मेम्ब्रेन, इस एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन
तो ये क्या सिग्नल देगी इस स्पर्म को कि दिस एग इज ऑलरेडी फर्टिलाइज्ड, और यहाँ पर पॉलीस्पर्मी को इस तरीके से हम प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में करेक्ट है, बट ये हमें क्वेश्चन किसके बारे में पूछा, कॉर्टिकल रिएक्शन। और कॉर्टिकल रिएक्शन जो होता है वो किसके लिए, किस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में होता है, वो होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए है, डिपोलराइजेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कब होता है, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली क्या करेक्ट हो गया आपका 4। ठीक है, द रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आफ्टर स्पर्म एंट्री। तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये हमने देखा कि स्पर्म की एंट्री हुई यहाँ पर, और उसके बाद क्या होगा, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या होंगे, एक्सोसाइटोज होकर यहाँ पे अपने कंटेंट को पीवी स्पेस में रिलीज करेंगे। रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल आफ्टर स्पर्म एंट्री vitelline converts the vitelline membrane into fertilization membrane which blocks polyspermy। तो हमने यहाँ देखा ये विटेलाइन मेम्ब्रेन थी बिफोर स्पर्म एंट्री, और आफ्टर स्पर्म एंट्री, स्पर्म की एंट्री के बाद अब ये मेम्ब्रेन क्या बन गई आपकी, फर्टिलाइजेशन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, बहुत केयरफुली करना है दीज डेज। इवन 2 मार्कर क्वेश्चंस आर नॉट जस्ट सो सिंपल और फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ के करिए, और रादर यू मस्ट मेक अ रफ डायग्राम इन चीजों में, तो वहां पर आपके नेगेटिव में जाने का स्कोप कम होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एक्रोसोमल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर एक चीज आप देखें कि एक्रोसोमल रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन, अभी एक्रोसोमल रिएक्शन भी फर्टिलाइजेशन में ही हम पढ़ते हैं। जैसे कॉर्टिकल रिएक्शन है, वैसे जैसे कॉर्टिकल रिएक्शन कहाँ पर होती है, कॉर्टिकल एग में, और एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो स्पर्म के अंदर। ठीक है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन में। चलिए, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, लेट अस सी। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। पहला है कि इट इज अ रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन स्पर्म एंड एग। एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म और एग के बीच में होता है, किसके बीच में होता है, एक्रोसोमल। लेट मी शो यू और डायग्राम। तो दिस इज द एक्रोसोमल। हमने गैमीट्स का स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यू कैन जस्ट सी ओवर देयर। उस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे एग्रोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग्स का स्ट्रक्चर, क्योंकि गैमेट्स का स्ट्रक्चर ही नहीं अगर आपको पता है तो फर्टिलाइज टू अंडरस्टैंड फर्टिलाइजेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो आपको गैमेट्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये क्या है, स्पर्म हेड, स्पर्म हेड, ये पूरा पार्ट क्या है आपका, स्पर्म हेड है। ठीक है, एंड यू कैन से दिस इज द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज द एक्रोसोमल वेसिकल। दिस पार्ट इज द एक्रोसोमल वेसिकल, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस एक्रोसोम का, वेट अ मिनट, ये एक्रोसोम की जो मेम्ब्रेन है, दिस एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की, इसमें क्या होगा, ये फ्यूजन होगा। और ये जो एक्रोसोम के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक्रोसोमल वेसिकल के अंदर भी इस तरीके से कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि व्हेन दिस स्पर्म विल इंटरेक्ट विद द एग, जैसे कि हम मेलियन एग ही ले लें। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई ये मेलियन एग की, और ये क्या हो गई, जोना पेलोसिडा। तो इस स्पर्म को अगर इंटरेक्ट करना है तो इन सारी मेम्ब्रेन्स को, इन सारी लेयर्स को क्रॉस करना होगा, और तब जाके न्यूक्लियस को यहाँ पे ये एग साइटोप्लाज्म में यहाँ पर न्यूक्लियस को ट्रांसफर करेगा। तो इन बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए ये एक्रोसोम जो है अपने कंटेंट को रिलीज करता है, कहाँ पे, ये फ्यूजन होगा, और यहाँ पे फिर ये कंटेंट जो है एक्रोसोम के वो रिलीज हो जाएंगे, और उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, तो इसी एक्रोसोमल रिएक्शन पे आपको क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्या है, रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन स्पर्म एंड एग। तो स्पर्म एंड एग के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो एक्रोसोमल वेसिकल मेम्ब्रेन है स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगी, अपने कंटेंट को रिलीज करेगी, ताकि फिर उसके बाद स्पर्म जो है वो इंटरेक्ट कर सके एग के साथ। ठीक है, सेकेंड क्या है,
It involves digestion of the acrosome by the sperm when it encounters an egg. तो acrosomal reaction का मतलब क्या है कि इसमें acrosome का digestion होता है by the sperm when it encounters an egg. चलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा. थर्ड क्या है? इट लीड्स टू डाइजेशन ऑफ द जोना पेलोसिडा. ठीक है, जोना पेलोसिडा कहाँ पे होती है? एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. लेट मी शो यू अ ब्रीफ डायग्राम ऑफ इट. ये सारी चीजें हमने फर्टिलाइजेशन में डिस्कस की हुई हैं. सपोज दिस इज द एग्स, मेमेलियन एग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द जोना पेलोसिडा. ठीक है, जोना पेलोसिडा के बाहर कोरोना रेडिएटा होता है. ठीक है, तो आई एम जस्ट शोइंग दिस टू मेम्ब्रेन, जोना पेलोसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज द साइटोप्लाज्म. ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, जोना पेलोसिडा. एक्रोसोमल रिएक्शन का पर्पस क्या है कि इन जब स्पर्म का एग से इंटरेक्शन हो तो इन बैरियर्स को क्रॉस कैसे करेगा कि जो स्पर्म है. ठीक है, तो जब बाइंडिंग होगी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जब व्हेन स्पर्म विल ट्राई टू इंटरेक्ट विद द एग, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में व्हेन द स्पर्म विल ट्राई टू इंटरेक्ट विद द एग, तो व्हाट विल हैपन? सबसे पहले बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवेलप. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर ईसी, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवेलप, वो क्या हो सकता है? जोना पेलोसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा सेकेंड स्टेप, एक्रोसोमल रिएक्शन. तो पहले इंटरेक्शन होगा, स्पर्म का इंटरेक्शन होगा जोना पेलोसिडा के साथ, और इंटरेक्शन के बाद क्या होगा? एक्रोसोमल रिएक्शन होगी. ठीक है, और एक्रोसोमल रिएक्शन में जो कंटेंट रिलीज होंगे वो क्या करेंगे फिर? वो हेल्प करेंगे स्पर्म को टू क्रॉस दिस बैरियर. बैरियर कौन सा बैरियर? जो मेम्ब्रेन है एग की, जोना पेलोसिडा, उसको क्रॉस करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो क्या करती है? डाइजेस्ट करती है जोना पेलोसिडा को. हमने ये भी देखा था कि जोना पेलोसिडा जो है उसमें जोना लाइसिन एक्चुअली रिलीज होता है इससे. और जोना लाइसिन क्या करता है? जोना पेलोसिडा में एक होल क्रिएट करता है और फिर उसके थ्रू स्पर्म विल एंटर थ्रू द जोना पेलोसिडा ऑफ एग. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इट लीड्स टू डाइजेशन ऑफ द जोना पेलोसिडा. फोर्थ तो ये रॉन्ग होगा ये भी. इट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक्रोसोमल रिएक्शन में स्पर्म और एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन नहीं होता है. उसका फ्यूजन क्या कहलाएगा? इस प्रोसेस को तो आप फर्टिलाइजेशन ही कहोगे. ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन तो फर्टिलाइजेशन के पहले हो रही है. एक्रोसोमल रिएक्शन इसलिए हो रही है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, स्पर्म जो है इन बैरियर को क्रॉस कर सके, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर क्या है? एंजाइम्स हैं जो स्पर्म की हेल्प करेंगे टू क्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ दिस एग. ठीक है, चलिए, तो दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड. चलिए, देयर वी हैव अनदर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको किससे पूछा है? सी एलिगेंस. इन सी एलिगेंस Caenorhabditis elegans, blastomere identity occurs both through conditional and autonomous mode of cell specification. तो ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे पूछा गया है, जिससे प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चंस जो है वो आ चुके हैं. ठीक है, सेल स्पेसिफिकेशन ये एक ऐसा टॉपिक है आपको कि अच्छे से मस्ट रिवाइज. ठीक है, अब ये दोनों टॉपिक्स मैंने इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट में पूछे गए हैं. फर्टिलाइजेशन पे भी दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन, एक एक्रोसोमल रिएक्शन और एक कॉर्टिकल रिएक्शन. और सेल स्पेसिफिकेशन पे भी आपको दोनों मॉर्निंग इवनिंग दोनों में एक एक क्वेश्चन आए. ठीक है, तो सेल स्पेसिफिकेशन होता क्या है इसको तो हम लोग बाद में सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट अभी आपको एग्जाम है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको इम्पोर्टेंट जिस जिस एरिया से आते हैं वो फटाफट कर लेना है रिवाइज. सेल स्पेसिफिकेशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन embryonic cell becomes committed to a particular developmental phase. तो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट में एक स्टेज होती है जिसमें एक एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो क्या करती है? एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल फेज को कमिट करती है. ठीक है, रादर यू कैन से कि वो स्पेसिफाई होती है, वो डिफरेंशिएट होती है कि स्पेसिफिक सेल टाइप में. ठीक है, चलिए, तो
सिंपल लैंग्वेज में इन लेमैन टर्म्स यू कैन से सेल स्पेसिफिकेशन मतलब क्या कि जो सेल्स हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अभी फेट डिसाइड नहीं होता है, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हुई उसमें क्या बन गया, फ्यूजन, स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ और क्या बन गया आपका जाइगोट, ठीक है। तो अब जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता क्या है, फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद क्लीवेज, फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस और फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन। तो इसी को आप क्या कहते हो, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन को हमने देखा, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन गया और जाइगोट का फिर क्या होगा, इसका सेल डिवीजन होगा, रैपिड सेल डिविजन होंगे और इसी को आप क्या कहोगे, क्लीवेज। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि एम्ब्रियो साइज में इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जाइगोट था वो मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज, ठीक है। तो क्लीवेज से जो आपकी टाइप्स ऑफ सेल्स बनती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया और उसके बाद क्या हुआ, अब जाइगोट का क्या होगा, सेल डिवीजन, इस जाइगोट का सेल डिवीजन होगा और इसके सेल डिवीजन से क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर्स। सेल डिवीजन से जो सेल्स बनेंगी उनको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर्स। और ये फिर ब्लास्टोमियर्स की सेल्स जो हैं, ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये सेल्स क्या होंगी, स्पेसिफाई होंगी। स्पेसिफाई होने का मतलब क्या है, अभी फेट डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सी सेल से आगे चल के उस ऑर्गेनिज्म में क्या बनने वाला है। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफाई होना मतलब एक पर्टिकुलर फेट को अज्यूम करना, अज्यूम अ पर्टिकुलर डेवलपमेंटल फेट, ठीक है। ये पर्टिकुलर अभी जो ब्लास्टोमियर जैसे कि जाइगोट था उसमें क्या हो गई, सेल्स जो है वो इस तरीके से डिवाइड हो गई, इनको आप क्या कहोगे, ब्लास्टोमियर्स। और अभी फेट डिसाइड नहीं हुआ है, जब ये स्पेसिफाई होंगी सेल्स तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इनका फेट जो है वो अज्यूम करेंगे कि ये पर्टिकुलर सेल से आगे चल के क्या बनने वाला है, कौन सा फेट, पर्टिकुलर कौन से ऑर्गन्स उनसे आगे चलकर बनने वाले हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, सेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो फेट अक्वायर करने की जो प्रोसेस है कि किस पर्टिकुलर सेल से आगे, फेट मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में फेट मतलब क्या होता है, भाग्य, किस्मत। तो कौन सी सेल्स आगे चल के क्या बनने वाली है, ठीक है। तो ये सेल स्पेसिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो दो तरीके की होती है, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ये दो तरीके की प्रोसेस होती है और एक और होता है सिंसिशियल, इंसेक्ट्स में देखा जाता है सिंसिशियल। अब हमें पूछा किसके बारे में है, इसको टॉपिक को तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया होता क्या है। सेल स्पेसिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू मस्ट रिवाइज दिस टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि ब्लास्टोमेयर की जो आइडेंटिटी जो है वो कैसे होती है, मतलब स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, बोथ थ्रू कंडीशनल एंड ऑटोनोमस, दोनों मोड्स के थ्रू होता है सेल स्पेसिफिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कि ऑटोनोमस, ऑटोनोमस और जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ऑटोनोमस में क्या होता है, यहाँ पे सेल फेट कैसे डिसाइड होता है, सेल फेट is determined by internal factors within the cell, within the cell, और उनको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में सेल फेट कैसे डिसाइड होगा किसी भी सेल का, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, लेट मी शो यू ओवर हियर, सी एलिगेंस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए राइट हैंड साइड पे आई हैव टेकन अ डायग्राम विच थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ये क्या है, दिस इज द जाइगोट, सी एलिगेंस का फर्टिलाइजेशन हो गया एंड दिस इज द जाइगोट, ओके। दिस इज द एंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर एक्सिस। तो कैसे डिसाइड होगा एंटीरियर पोस्टीरियर, कि एम्ब्रियो जो डेवलप होगा तो उसका एंटीरियर कैसे डिसाइड होगा, पोस्टीरियर कौन सी सेल्स
एंटीरियर रीजन के चीजों को बनाएंगी, कौन सी सेल्स पोस्टीरियर जो भी ऑर्गन्स हैं उनको बनाएंगी, वो पर्टिकुलर फेट अज्यूम करेंगी। तो कैसे डिसाइड होगा? कंडीशनल और ऑटोनोमस दोनों मोड्स के थ्रू होता है। अब ये जाइगोट का क्या हुआ, यहाँ पर डिवीजन हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी और P1 लिखा हुआ है। तो ये क्या है दोनों? ये ब्लास्टोमेयर्स है। फर्स्ट सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, तो 2 सेल्स बन गई जाइगोट का, जाइगोट से। फिर सेकंड सेल डिवीजन हुआ तो 2 से यहाँ पे 4 सेल्स बन गई, ABP, ABA, EMS और P2। फिर थर्ड सेल डिवीजन हुआ तो 4 से यहाँ पे 8 सेल्स बन गई, ठीक है। तो ये ठीक है, ये क्लियर है। अब ऑटोनोमस और कंडीशनल का मतलब समझना है हमें। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या कि सेल का जो फेट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी, तो ए बी से क्या बनने वाला है आगे चल के, या फिर P1 से क्या बनने वाला है आगे चल के, ये कैसे डिसाइड होगा, हमें इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में, अच्छा हमने क्या देखा, ऑटोनोमस क्या होता है कि सेल फेट इज डिटरमिन्ड बाय इंटरनल फैक्टर। तो सेल का जो फेट है, जैसे ए बी है तो ए बी से चल के आगे क्या बनने वाला है, जैसे कि यहाँ इस ये जो पर्टिकुलर पार्ट है एंटीरियर रीजन के लिए और ये फेरिंग्स बनाएगा, ठीक है। तो ये और ये पर्टिकुलर फेट अज्यूम करना ही क्या कहलाता है? स्पेसिफिकेशन। तो कैसे अज्यूम करेगा ये फेट? फेट जो है वो कैसे अज्यूम ये डिटरमिन होगा? इंटरनल फैक्टर्स की हेल्प से। इंटरनल फैक्टर्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो ए बी सेल है इसके अंदर जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा फेट ये पर्टिकुलर सेल जो है वो अज्यूम करेगी। और इस मोड को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस मोड ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। कि इस सेल को उस सेल के अंदर जो डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या? सेल के अंदर प्रेजेंट जो फैक्टर्स हैं वही डिसाइड करेंगे कि फेट क्या होगा। और कंडीशनल का मतलब क्या है? यहाँ पर सेल का जो फेट है इज डिटर्मिन्ड बाय interaction with neighboring cells, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑटोनोमस में कैसे डिसाइड हुआ? ऑटोनोमस में सेल फेट विल बी डिसाइडेड बाय द इंटरनल फैक्टर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। और कंडीशनल जो स्पेसिफिकेशन है उसमें सेल फेट कैसे डिसाइड होगा? बाय इंटरेक्शन विद द नेबरिंग सेल। जैसे यहाँ पे आपके पास दो ब्लास्टोमेयर्स या दो सेल्स हैं, ब्लास्टोमेयर्स क्या सेल्स ही हैं, ए बी और P1। यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी और P1 डायग्राम में, ये दोनों सेल्स हैं। ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ? सपोज हम P1 की बात करते हैं तो सी एलिगेंस में दोनों तरीके का ऑटोनोमस भी देखा जाता है स्पेसिफिकेशन, और कंडीशनल, दोनों मोड होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी कभी पूछ सकता है एग्जाम में। तो ए बी, सपोज हम P1 की बात करें तो P1 का कैसा होता है? ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। तो ऑटोनोमस का मतलब क्या है कि P1 सेल से जो भी बनने वाला है आगे चल के, सपोज मसल्स या एपिडर्मिस से जो भी स्ट्रक्चर ये फेट ये डिसाइड होगा इसका, उसके लिए इसके अंदर जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं इस P1 सेल के साइटोप्लाज्म में वही डिसाइड करेंगे कि इसका फेट क्या होगा, ठीक है। इंटरनल फैक्टर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। लेकिन अगर हम AB की बात करें तो AB में कैसा होगा? कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। और कंडीशनल का मतलब क्या है कि AB के अंदर के फैक्टर्स सिर्फ डिसाइड नहीं करेंगे, AB को किसकी हेल्प चाहिए? इस नेबरिंग सेल्स, इस नेबरिंग सेल से कोई सिग्नल, जैसे P1 है, ये P1 क्या करेगा? कोई सिग्नल रिलीज करेगा और AB पे उसके लिए क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर से सिग्नल बाइंड करेगा और तब AB सेल को इंस्ट्रक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा AB और P1, और उसके बाद AB का फेट डिसाइड होगा नेबरिंग सेल से इंटरैक्ट करके। तो इसको हम, इस मोड को क्या कहते हैं? कंडीशनल मोड ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन। तो क्लियर है? ऑटोनोमस मतलब खुद ही वो अपना फेट डिसाइड कर लेंगे उन सेल्स के अंदर जो भी इंटरनल फैक्टर्स हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स उनकी हेल्प से। और कंडीशनल ये क्यों? क्योंकि जैसे ए बी है और ए बी सेल में कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होगा, तो ए बी को क्या करना होगा? P1 से इंटरेक्ट करना होगा, P1 से कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स के थ्रू फिर इस ए बी का फेट डिसाइड होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ऑटोनोमस में इंटरनल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, कंडीशनल में एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो फेट डिसाइड करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें सी एलिगेंस का जो डेवलपमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिवाइज
जितने भी मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे सी अर्चिन है, सी एलिगेंस है, इसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाइए। ओके, तो क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ये डायग्राम को थोड़ा सा लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस डायग्राम। सी दिस डायग्राम, यहाँ पे ये हमने देखा कि जाइगोट है। ओके, दिस इज द जाइगोट वी हैव ओवर हियर। जाइगोट का यहाँ पे क्या हुआ डिवीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ए बी ब्लास्टोमियर और एक P1। ठीक है, फिर सेकेंड क्लीवेज डिवीजन, यहाँ पर ABA, ABP, P2 और EMS, फिर थर्ड क्लीवेज डिवीजन और ये सारे। तो आपको फर्स्ट और सेकंड बस याद रखना है, हम 4 सेल स्टेज तक ही मेनली आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं। आई जस्ट शोड यू द डायग्राम। ये PO क्या है, ये आपका ये दिस इज द जाइगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बन गया और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये क्लीवेज हो रहा है। और ये सब क्या है आपकी, ये जितना भी ब्लू कलर से एवरीथिंग आई हैव रिटन, ये क्या है, ब्लास्टोमियर्स है, जो सेल डिवीजन या क्लीवेज के बाद बनती हैं। तो ये फर्स्ट सेल डिवीजन है, सेकंड थर्ड सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये सारा आपको याद नहीं रखना है, फर्स्ट और सेकंड बस आप लोग याद रखिए। ठीक है, अननेसेसरी चीजों को हमें अक्वायर नहीं करना है। जहां से क्वेश्चन पूछता है 4 सेल स्टेज तक ही जनरली आपसे पूछते हैं। 4 सेल स्टेज मतलब क्या, कि सेकंड क्लीवेज जब डिवीजन हुआ, यानी कि फर्स्ट में ये AB और P1 ये दो ब्लास्टोमियर्स बने, सेकेंड सेल डिवीजन हुआ तो AB से ABA और ABP और P1 से EMS और P2, तो ये 4 ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ये सेकेंड सेल डिवीजन हो, ब्लास्टोमियर्स कितने बनेंगे, 4। तो पूरे सेल स्टेज तक जनरली आपको ध्यान रखना है। तो P1 ये जाइगोट के क्लीवेज से दो ब्लास्टोमियर्स AB और P1। P1 का ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, AB का कंडीशनल, AB से ABP, ABA और ABP और P1 से EMS और P2। चलिए अब देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि इफ द AB एंड P1 ब्लास्टोमियर आर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड, द AB सेल विल जनरेट ऑल सेल्स इट वुड नॉर्मली मेक। अगर आप AB और P1 जो इस तरीके से प्रेजेंट हैं, ठीक है, और आप क्या करो, यही एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप AB को क्या करो, हाँ दोनों को अगर हम सेपरेट कर दें, AB को अलग कर दें P1 से, सेपरेशन हो गया, तो क्या लिखा है, AB सेल विल जनरेट ऑल सेल्स इट वुड नॉर्मली मेक। तो AB जो है वो सारे सेल्स जनरेट करेगी, ये जो AB ब्लास्टोमियर्स है वो सारे सेल्स जनरेट ऑल सेल्स, मतलब नॉर्मली जब वो P1 के साथ प्रेजेंट होता, जब ये AB ब्लास्टोमियर, तब वो जितने सेल्स बनाता उतने ही सेल्स तब भी बनाएगा AB ब्लास्टोमियर जब हमने उसको P1 से अलग कर दिया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमने देखा था AB का डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशन कैसा होता है, कंडीशनल, मतलब इसको P1 से इंटरैक्ट करना होगा इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई और इन ऑर्डर टू अक्वायर अ पर्टिकुलर फेट। तो अगर आप इसको दूर कर दोगे P1 से, सेपरेट कर देंगे हम, तो सिग्नल्स कैसे यहाँ पर रिलीज होंगे, नो सिग्नल, और ये इंटरेक्शन भी नहीं होगा, नो इंटरेक्शन। तो यहाँ पर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, AB सेल विल जनरेट ऑल सेल्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे आप P1 से दूर कर दिया, इंटरेक्शन कैसे होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जितनी सेल्स वो नॉर्मली बनाता AB ब्लास्टोमियर, उसके कंपैरिजन में ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेल इट विल मेक। ठीक है, तो ऑल सेल्स जो है वो गलत लिखा हुआ है, AB विल मेक ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ सेल इट वुड नॉर्मली मेक, जितना बनाता पहले जब वो AB P1 के साथ प्रेजेंट होता, वो उतनी सेल्स को फॉर्म नहीं करेगा AB, क्योंकि AB को किसके इंटरेक्ट करने की जरूरत है स्पेसिफिकेशन के लिए या डेवलपमेंट के लिए, P1 से। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड क्या है, व्हेन AB डिवाइड्स टू फॉर्म डॉटर सेल्स, तो यहाँ पे आप लोग देखिए डायग्राम में कि यहाँ पे AB जो है वो डिवाइड हुआ। ठीक है, AB डिवाइड होके क्या बनाता है, ये AB ब्लास्टोमियर है, ये ABA और ABP बनाता है। ठीक है, दो डॉटर सेल्स। यहाँ लिखा है कि ABP बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम ABA। ABP जो है वो ABA से डिफरेंट होगा थ्रू इट्स इंटरेक्शन विथ P2 सेल। ठीक है, तो यहीं पर स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइए ऐसे क्वेश्चंस की, कि यहाँ पे क्या लिखा है कि AB सेल जब डिवाइड होती है तो ये ABA और ABP ये दो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ABP जो है वो डिफरेंट होता है ABA से। ठीक है, ABP ये वाला जो है वो ABA से डिफरेंट होता है, क्यों, बिकॉज जो आपका ABA है वो किससे इंटरेक्ट करता है, P2 सेल से। तो लेट मी शो यू अनदर डायग्राम ऑफ इट। यहाँ पे आप देख सकते हो ABP, ABA, P2 और EMS। ठीक है, ये 4 सेल स्टेज है। 4 सेल स्टेज का मतलब क्या, यहाँ पर आप देख सकते हो
कि हियर यू कैन सी चीजों को आपको रिलेट करना है, ठीक है, ट्राई टू रिलेट थिंग्स। ओके, यहाँ पे ये टू सेल स्टेज था हमारा, टू सेल सॉरी टू सेल नहीं, फोर सेल स्टेज। सेकेंड सेल डिवीजन से ये चार सेल्स बनती हैं, एबीए, एबीपी, ईएमएस और पी2। तो उसी इन्हीं चारों को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, एबीए, एबीपी, पी2 और ईएमएस। सेकेंड सेल डिवीजन से बने चार ब्लास्टोमियर्स। दो बार सेल, पहले सेल डिवीजन से दो सेल्स, दूसरे सेल डिवीजन से चार सेल्स, तो ये सेल्स प्रेजेंट है। अब आपको क्या लिखा है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एबीपी जो है, यानी कि ये वाला जो है, वो एबीए से डिफरेंट होगा। क्यों? बिकॉज एबीए जो है, एबीपी बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम एबीए थ्रू इट्स इंटरेक्शन विद द पी2 सेल। एबीपी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये एबीपी जो है वो पी2 सेल से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। एबीपी जो है आपका, दिस एबीपी, दिस वन ए बी पी, ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है? पी2। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एबीए का पी2 से इंटरेक्शन हो रहा है, एबीए और पी2 के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ये पास पास में प्रेजेंट है, एबीपी और पी2, ठीक है। अब इंटरेक्शन से होगा क्या एक्चुअल में? होगा ये, अब क्योंकि ए बी कैसी सेल्स हैं, इनमें कंडीशनल डेवलपमेंट होता है, तो कंडीशनल मतलब क्या? पी2 से इंटरेक्ट करेगा, ये दोनों क्या है, एबीपी और पी2 के बीच इंटरेक्शन होगा नेबरिंग सेल से, और इंटरेक्शन के बाद पी2 जो है वो कुछ सिग्नल रिलीज करेगा। तो पी2 यहाँ पर एक सिग्नल रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं एपीएक्स1, और ये एपीएक्स1 जाकर यहाँ पे किससे बाइंड करता है? जीएलपी1 से, ठीक है। ये एक तरीके की स्पेसिफिक सिग्नलिंग प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ओके। डेल्टा नॉच सिग्नलिंग जो है वो बेसिकली यहाँ पे वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P2 से एक सिग्नल रिलीज हुआ APX, और वो किससे इंटरेक्ट करेगा? GLP से, प्रेजेंट ऑन द ABP सेल। तो GLP ध्यान रखना है वो प्रेजेंट यहाँ पर भी होता है, ABA सेल्स में भी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ABA सेल जो है वो P2 से तो इंटरेक्ट कर ही नहीं रही है, इसका इंटरेक्शन ये दूर है इससे, ABA P2 से। ABA का इंट्रैक्शन P2 से नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो APX रिलीज हो रहा है P2 से, और वो किससे बाइंड कर रहा है जाके? GLP1 से ABP में, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अब इस स्पेसिफिक स्टेट को अज्यूम करेगी ABP, ठीक है। वो किससे डिफरेंट होगा? ABA से। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। व्हेन AB डिवाइड्स टू फॉर्म डॉटर सेल्स, ABP becomes different from ABA through its interaction with the P2 cell. This statement is correct. अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझा। थर्ड रॉन्ग क्यों है? The specification of AB cell is determined by the presence of cytoplasmic determinants. तो हमने बिगिनिंग में डिस्कस किया कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जब डिसाइड करते हैं स्पेसिफिकेशन की प्रोसेस में कि सेल कौन सा फेट अक्वायर करेगी, डिसाइड करेगी, वो किसके लिए होता है? P1। क्योंकि P1 में कैसा स्पेसिफिकेशन होता है? ऑटोनॉमस। और ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? कौन डिसाइड करेगा? सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट्स को आप लोग पढ़ेंगे तो उससे भी कुछ कुछ हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो सही क्या होना चाहिए था एक्चुअल में यहाँ पे? करेक्ट क्या होना चाहिए था? गलत तो हमें पता है कि ए बी नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स स्पेसिफिकेशन की प्रोसेस में कब डिसाइड करते हैं फेट? कौन सी सेल्स का डिसाइड करते हैं? P1 ब्लास्टोमियर का, AB का नहीं। AB में कैसा होता है? कंडीशनल होता है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स नहीं डिसाइड करेंगे, यहाँ पे इंटरैक्शन जो है विथ नेबरिंग सेल्स, नेबरिंग सेल्स ये डिसाइड करेगा, ओके। लेट मी क्लियर दिस, इंटरैक्शन विथ नेबरिंग सेल्स, जैसे कि ए बी है, तो ए बी का जो इंटरेक्शन, जैसे उसके नेबरिंग सेल कौन है? ए बी का P1। तो P1 से कुछ सिग्नल्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कौन से सिग्नल्स यहाँ पे हमने देखा कि एक कौन सा सिग्नल रिलीज हुआ? APX1। और यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, GLP1, ये उससे आके बाइंड करेगा, और इस इंटरेक्शन के बाद फिर डिसाइड होगा AB की जो डॉटर सेल्स हैं, ABA और ABP, ठीक है।
तो यहाँ पर फेट जो है एबी का साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जो है वो डिसाइड नहीं करते हैं। कौन डिसाइड करता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि APX1 ये बाहर से आया है किसी दूसरे सेल से, और वो एबी सेल का फेट डिसाइड कर रहा है। ठीक है, एबी की जो डॉटर सेल्स हैं उनका। चलिए, तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है। और नेक्स्ट जो है हमारा स्टेटमेंट फोर्थ, वो क्या कह रहा है कि P2 सेल प्रोड्यूसेस अ मॉर्फोजन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ABP सेल। तो देखिए, ये हमने करेक्ट तो फाइंड ऑलरेडी कर लिया, बट एवरीथिंग। अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रॉन्ग ओवर हियर, एग्जाम में आपको ये नहीं करना है। एग्जाम में तो आपको फटाफट करेक्ट आंसर को चूज करना है और उसके बाद छोड़ देना है, रॉन्ग को वहां पे डिस्कस नहीं करना है। ओके, क्योंकि यू हैव लिमिटेड टाइम ओवर देयर। तो P1 सेल प्रोड्यूसेस अ मॉर्फोजन, P2 सेल, सॉरी, P2 सेल जो है, जैसे यहाँ पर आप देखें, ये है हमारी, ये दिस इज द P2 सेल। तो P2 सेल जो है क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसेस ऑफ मॉर्फोजन। मॉर्फोजन्स क्या होते हैं? एक तरीके के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आप समझिए, या ऐसे कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कैसे वर्क करते हैं? वर्क एज पर concentration gradient and at long distances। ठीक है, तो नॉर्मल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से क्यों डिफरेंट होते हैं? जैसे हमने देखा कि AB था यहाँ पर और P1 था, तो P1 से एक सिग्नल तो रिलीज हुआ था APX1, और यहाँ पर ये GLP प्रेजेंट होता है, GLP, और इससे GLP1 से जाके ये APX1 जो है वो बाइंड करता है। ये सिग्नल तो है, बट ये मॉर्फोजन नहीं है। मॉर्फोजन का मतलब क्या होता है कि वो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है ड्रोसोफिला में देखते हैं कि वहां पे क्या होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पर प्रोटीन्स का एक ग्रेडियंट होता है इस तरीके से। जैसे यहाँ पर एंटीरियर साइड पे होता है बिकॉइड का, और बिकॉइड अगर हम इधर पोस्टीरियर साइड पे जाएं, ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर, तो पोस्टीरियर साइड पे बिकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और पोस्टीरियर पे ज्यादा किसका होता है? नैनोस का। ठीक है, तो ये कहलाएंगे मॉर्फोजेंस। लेकिन एपीएक्स क्या कोई मॉर्फोजन है? नहीं। मॉर्फोजन तो वर्क कैसे करते हैं? एज पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अनइक्वल होगा। जैसे बिकॉइड का एंटीरियर पे ज्यादा है, पोस्टीरियर की तरफ कम। नैनोस का पोस्टीरियर की तरफ ज्यादा है, नैनोस की तरफ कम। तो यहाँ मॉर्फोजन नहीं है ये। P2 सेल प्रोड्यूसेस अ सिग्नल, बट वो मॉर्फोजन नहीं होता है। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एबीपी सेल ये सही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका? रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज सेकेंड। ठीक है, तो यू कैन सी कि 2 मार्कर क्वेश्चंस आर नॉट जस्ट इजी दीज डेज। तो अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, आई होप दिस वीडियो will help you to understand certain things. Okay, thanks for watching.